देखिए, ये आंख झपकने का मुकाबला था, आसाब की लड़ाई थी। ईरान ने अंदर से आप नए हुर्मुज़ को बंद किया हुआ था, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था, और अमेरिका ने बाहर से नाकाबंदी की हुई थी, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था। अभी अमेरिकी सदर को चीन के दौरे के लिए भी जाना है। 14-15 मई का ये टाइम है और वहां पे तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो भी करना है वो उससे पहले करना है। अगर लड़ाई करनी है, ये लड़ाई को समेटना है, तो उससे पहले करेंगे तो ज्यादा बेहतर अंदाज में वो अपना दौरा मुकम्मल करेंगे। और अगर वो लड़ाई के बीच में जाते हैं तो सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, या फिर उनको दौरा एक मरतबा फिर आगे भी करना पड़ सकता है। वो फिर देखना पड़ेगा कि चाइना के सदर की अवेलेबिलिटी और बाकी मामला कैसे होते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ ममालिक के जहाजों को यहां से निकालूंगा। अब ये ट्रैप भी हो सकता है। देखिए, माजी में इसी तरह का हथकंडा 1964 में अमेरिका ने इस्तेमाल किया था वियतनाम पे हमले के लिए। जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था 1963 में, तो उसके बाद नायब सदर था जॉनसन, वो अमेरिका का सदर बन गया था। और फिर एक वाकया हुआ था वियतनाम के पानियों में, जिसके बहाने अमेरिका वियतनाम के साथ एक लड़ाई में उतर गया। देखिए, वियतनाम की लड़ाई से मिलती जुलती लड़ाई है जो अमेरिका यहाँ पे आपने हुर्मुज़ में करने जा रहा है। वहां पे भी पानी में होने वाली एक झड़प का बहाना बनाया गया था, और यहां पे भी ऐसा लगता है कि मामला उसी तरफ जा रहा है। वहां गल्फ ऑफ टॉनकिन थी। गल्फ ऑफ टॉनकिन अगर आप लिखेंगे ना इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा इसकी सारी तफसीलात। और यहाँ पे एक मुआहदा भी हुआ था, और अमेरिकन जहाज के ऊपर यह दावा किया गया था कुछ छोटे जहाजों ने अटैक किया है, और उसके बाद उन जहाजों को डबो दिया गया था फजाई मदद मंगवाने के बाद। और 2 दिन के बाद एक झूठा हमला रिपोर्ट किया गया था कि अमेरिकन जहाज पर दोबारा हमला हुआ है, जबकि अमेरिकन जो कैप्टन थे उन्होंने ये कहा कि कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने बार बार ये बताया, लेकिन इस झूठी खबर के ऊपर उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉनसन ने एक कौम से खिताब किया, कांग्रेस की अप्रूवल ली, और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौजों को वियतनाम में ले गए और एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन गए। उस लड़ाई का फैलाव इतना ज्यादा हो गया। देखिए, उसको जॉनसन को तो फायदा हुआ। जॉनसन की फैमिली बिजनेस कर रही थी हथियारों में, और उसकी फैमिली ने उस दौर में बेशुमार पैसा कमाया हथियार बेच बेच कर, और उनको एक जंग की जरूरत थी तो उन्होंने वियतनाम में जंग लगवा दी। अब शुमाली वियतनाम और जनूबी वियतनाम 2 अलग अलग वियतनाम के टुकड़े थे। जो जनूबी वियतनाम था उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, जो शुमाली वियतनाम था उसको रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहा था। और इस जंग में अमेरिका ने अपने लाखों फौजी वियतनाम में भिजवा दिए। जो फौजी अमेरिका के मारे गए उनकी तादाद 58,220 थी। ये लंबी जंग चली। फिर अमेरिका ने जंग के पहले 3 सालों में ऐलान किया कि हम तो जीत गए हैं, हम तो कामयाब हो गए हैं, हम तो कामयाब होकर वापस जा रहे हैं। लेकिन जब लंबी जंग चली तो फिर अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। अमेरिकन फौजियों के इतने ताबूत जहाजों में भर भर के वापस गए कि अमेरिका के अंदर एहतजाज शुरू हो गए कि जनाब ये किस किस्म की जंग आपने छेड़ दिया। रोजाना की बुनियाद पे हमारे लड़के वहां से उनकी लाशें वापस अमेरिका में आ रही हैं, ये लड़ाई किसी काम की नहीं है। और बहुत प्रोटेस्ट हुआ अमेरिका के अंदर। 3 लाख से ज्यादा अमेरिकी फौजी जख्मी हुए थे, जिनमें से बताया जाता है कि ज्यादातर बहुत बड़ी तादाद में माजूर हो गए थे, जो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गए थे। तो वियतनाम की जो लड़ाई थी वो अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब थी। उस वक्त $150 अरब अमेरिका के लग गए थे। आज के दौर में अगर आप इस रकम को देखें तो ये $800 अरब बनते हैं। बहुत बड़ी रकम अमेरिका की जंग पे लग गई थी। तब हथियार इतने महंगे नहीं होते थे, ना ही इतने खौफनाक हथियार होते थे। लेकिन जो हथियार उस वक्त अवेलेबल थे उसमें सदर जॉनसन की फैमिली ने बहुत पैसा कमाया, बल्कि वो दोबारा इलेक्शन भी जीत गए, और फिर उन्होंने इस जंग को टूल दे दी। बहरहाल बड़ा लंबा अरसा लगा इस जंग से अमेरिका को निकलने में, वापस आने में। तो ये जो गल्फ ऑफ टॉनकिन में हुआ था, ये उसी किस्म का आपने हुर्मुज़ में भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में क्या कहा, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि कुछ एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जंग का एक जवाब बनाया जा रहा है। ट्रंप ने अमेरिकी बैरिया को आपने हुर्मुज़ में तजारती जहाजों की हिफाजत के साथ गुजारने का हुक्म दिया है, जिसे बाकायदा नाम दिया गया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का। अब वहां से जब अमेरिकी जहाज निकलवाएंगे बहरी जहाजों को और जो तजारती जहाज है उनको, तो ईरान ने आपने हुर्मुज़ के करीब लंगरअंदाज जहाजों को फौरी तौर पे ये हुक्म भी दे दिया है कि यहां से हटके दूर चले जाओ। अब ईरान का ऑर्डर भी आ गया कि फौरी तौर पे जितने भी जहाज यहां पे मौजूद हैं, खासतौर पर रसूल खैमा के इलाके में, वो दुबई की तरफ चले जाएं और यहां से जितना फासला बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें। यहां से हम अपने लंगर उठा के दूर चले जाएं। ईरान ने ये वार्निंग जारी की है क्योंकि ईरान को लगता है कि यहां पे लड़ाई हो सकती है। अच्छा, इसमें ये जो है वो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि ईरान अमेरिकी जंगी जहाजों पर वापस फायरिंग करेगा और ट्रंप उसको जंग के जवाब के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। अब ईरान ने जो कहा, बहरी जहाजों को बाकायदा जो वार्निंग जारी की, जो सुनी गई है कप्तानों की जानिब से, ये बताया गया मुख्तलिफ जहाजों के, और जो इतलात मिली हैं इनमें उनको जहाजों को लगनअंदाजों से हटाने की हदायत की गई है। हमारे क्लाइंट जहाजों ने तस्दीक की है कि
रास अल खैमा और दीगर इलाकों में जो करीब जहाज मौजूद हैं उन्हें ये वार्निंग दी गई है कि वो फौरी तौर पे, और उन्हें कॉल मौसूल हुई है, फौरी तौर पर लंगर उठाने और अपने जहाजों को दुबई की तरफ ले जाने का हुक्म दिया गया है। साथ ही ये भी इंतबाह किया गया है कि अगर उन्होंने तामील ना की तो नतायज की जिम्मेदारी उन पर होगी। ये अब ईरान ने भी इसके ऊपर सख्त पैगाम दिया कप्तानों को, यहां से निकल जाओ। इतलात ये है कि अमेरिका ने बहुत सारे जहाजों को कायल कर दिया है, बहुत सारी कंपनियों को कायल किया है कि आप एक साथ निकलें, ईरान आप सबके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, हम आपकी फौजी मदद करेंगे, और उसके लिए बहुत सारे हथियार रीजन में पहले से मौजूद है। तो क्या अमेरिका अब एक बड़ी जंग की तरफ जाने लगा है ईरान के साथ? आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वीलॉग 9-10 बजे के करीब सुन रहे हैं तो ये डेवलपमेंट का टाइम है। हम दूसरे वीलॉग में आपको बता पाएंगे कि एक्चुअली यहां पे हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। ईरान ने इस पे जो स्टेटमेंट जारी किया, जरा वो आप देख लें। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस सारे मामले से जुड़े हुए कुछ हुकाम का नाम लिए बगैर उन्होंने बताया कि हाल ही में ऐलान करदा प्रोजेक्ट फ्रीडम में आबना हुर्मत से गुजरने वाले जहाजों को अमरीकी बहरी जहाजों की तरफ से बराह रास्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर मुश्तमिल ये मामला इस तरीके का नहीं है जैसे रिपोर्ट किया जा रहा है या जैसे ईरान समझ रहा है। उन्होंने कहा जनाब कि ये ममालिक इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इस मुतनाज़ समुद्री रास्ते से महफूज गुजरगाह को मरबूत करने का एक फ्रेमवर्क है। अब ये रिपोर्ट कुछ और बता रही है। वो ये कह रही है कि ये इसलिए नहीं है कि यहां से अमेरिका ताकत के बलबूते पे निकालेगा, वो ये कह रहे हैं अमेरिका सिर्फ गाइडेंस दे रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है उसको आप जब पढ़ें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो ताकत के बलबूते पे काम करेगा, और उसने वार्निंग भी दी है। ईरान ने आपने हुर्मत में किसी भी अमरीकी फौजी कार्रवाई के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर दिया है। सदर ट्रंप के इस ऐलान के जवाब में कि अमरीका आपने हुर्मत से तजारती जहाजों की रहनुमाई करने का इरादा रखता है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसे सेंटकॉम गाइडेड मिसाइल डिजास्टर्स और 15,000 फौजी एहलकारों पर मुश्तमिल बताया जा रहा है। यानी इसमें जो अमेरिकन मिसाइल्स हैं वो भी इस्तेमाल होंगे, इसमें 15,000 अमरीकी मरीन्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने ड्रॉप साइट न्यूज को बताया कि ईरान की क़यादत आबना हुर्मत में मौजूद हालात को तब्दील करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करती है और भरपूर जवाब देगी। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप के इस इकदाम का बुनियादी मकसद ईरान को तसादुम की तरफ पहला कदम उठाने पर उकसाना है। ईरान के सरकारी टीवी ने तवानाई की इन तनसीबात की फहरिस्त जारी की है जिनके बारे में उनका कहना है कि जंग दोबारा शुरू होने की सूरत में उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। कतर में रास गैस का जो एक मंसूबा है और रास अल्फान LNG तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में दास और जरको जजायर इनको निशाना बनाया जा सकता है जहां पे तेल और गैस के बड़े ऑफशोर मराकज़ हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में दावा किया जा रहा है कि वहां पे बकीक एक एरिया है उसके बारे में बताया गया, और सफानिया एक और इलाका है, खरीस एक और एरिया है, यहाँ पे कुछ ऑयल की तनसीबात है जिनके बारे में कहा गया कि इन्हें निशाना बनाया जा सकता है। जबकि कुवैत में बुरकान ऑयल फील्ड के बारे में वार्निंग जारी की गई इसी टीवी पे, और ये बताया गया कि उनको ईरान निशाना बना सकता है उस सूरत में जब ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा तब। नाज़रीन थोड़ा सा गला खराब है लेकिन इसके बावजूद मैं ये वीलॉग पूरा रिकॉर्ड करवा देता हूँ। अभी राइटर्स ने दावा किया कि पाकिस्तानी सोर्सेज के हवाले से रॉयटर्स का ये दावा आया है, और इस दावे में ये कहा गया कि अब्बास अराक्ची जो वजीर खारजा है ईरान के, वो एक छोटे से वफद के हमरा जुमे की रात को इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। देखिए अल्टीमेटली होने तो मुज़ाकरात है, ईरान को और अमेरिका को एक दिन मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना पड़ेगा, लेकिन दोनों ममालिक को ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ दोनों को छोड़ना होगा अमन के लिए। ईरान को कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें उसकी इज्जत भी रहे, उसकी बका भी रहे, और उसके लोगों की जो है उनके जज्बात भी मजरूह ना हो, और अमेरिका को भी कोई फेस सेविंग मिल जाए। जबकि अमेरिका को भी कुछ ना कुछ ईरान को ऐसा देना पड़ेगा जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सुबकी जरूर हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ फेस सेविंग उन्हें भी मिल जाएगी। तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, बड़े बड़े मसाइल का हल निकल आता है। यहाँ पे अल्टीमेटली एक दिन इन्हें बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका को यह लगता है कि वो ताकत के बलबूते पे सारे हथियार यहाँ पे इकट्ठे करके ईरान से एक तरफा सरेंडर करवा देगा तो ये इसके लिए फिर एक नई मुसीबत बन जाएगी। ईरानियों का रिकॉर्ड है कि वो ऐसे सरेंडर नहीं करते, और ये ईरानी बार बार कह चुके हैं। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए अगर तो ये आ रही है टीम तो बड़ी अच्छी बात है। इराक़ची पाकिस्तान में आ रहे हैं, फिर अमेरिकन भी आ जाएंगे और मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने बदकिस्मती से दूसरा हफ्ता है इस्लामाबाद रावलपिंडी को बंद किया हुआ है। ये खबर भी रॉयटर्स ने दी है। एक्चुअली रॉयटर्स जो है वो इसी के ऊपर सरकार से राब्ते कर रहा था बार बार, और वो ये जानना चाह रहे थे कि इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की बंदिश के पीछे साइंस क्या है, आप इसे खोल क्यों नहीं देते। तो खबर ये है कि इस्लामाबाद को या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, मौजूदा रजीम को, आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को इस बात पर शक है कि अगर कोई अच्छी डील बनती है तो डोनाल्ड ट्रंप उसका क्रेडिट लेने के लिए खुद पाकिस्तान आएगा। और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने किसी मौके पर
इन्हें कोई आसरा करवा भी दिया हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने पाकिस्तान आना है तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दुगनी मेहनत करेंगे और ज्यादा जोर लगाएंगे। तो मामला ये है कि ये टैक्सेस में इजाफा किया है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी रुका हुआ है, मईशत का पहिया चल नहीं रहा। मईशत चलती है तो हुकूमत पैसे इकट्ठे करती है। जब लोग कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाते हैं, जब तजारत होती है, कारोबार होता है, तो फिर टैक्स इकट्ठा होता है, क्योंकि हर चीज का जो कारोबार चल रहा है, मिसाल के तौर पे आपने एक प्लॉट खरीदा तो उसके ऊपर आप टैक्स गवर्नमेंट को भी देंगे ना, और अगर 1000 प्लॉट खरीदेंगे लोग तो 1000 प्लॉट्स के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को देंगे। अब रियल एस्टेट के कारोबार में आप मिसाल ले लें कि जहां पे रोजाना की बुनियाद पे 200 400 फाइल ट्रांसफर होती थी, वहां पे 1 या 2 होती है, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। बाकी तमाम शुबों में भी ऐसे ही नुकसान हो रहा है। किसान को भी नुकसान हो रहा है, मजदूर को भी नुकसान हो रहा है, ताजिर को नुकसान हो रहा है, दुकानदार को नुकसान हो रहा है, मिल ऑनर को नुकसान हो रहा है, फैक्ट्रियां चलाने वालों को नुकसान हो रहा है, तो सबको नुकसान हो रहा है पाकिस्तान में। तो ऐसी सूरत हाल में जब मईशत का पहिया नहीं चल रहा तो हुकूमत अपना खसारा कैसे पूरा करेगी? हुकूमत के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो यह है कि हुकूमत कोई ऐसा माशी मंसूबा लेकर आए जिससे पाकिस्तान के अंदर मईशत सारी खुल जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा हो जाए और हुकूमत के पास पैसे आना शुरू हो जाए। हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो सकी, वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं कर पा रही पाकिस्तान में, मईशत पाकिस्तान की खुल नहीं पा रही। उसकी बड़ी वजूहात में एक तो वजह यह है कि हुकूमती मैंडेट वाली नहीं है, तो सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं बन पा रहा, अमन अमान का मसला है, निज़ाम इंसाफ नहीं है, अदलिया इंसाफ दे नहीं पाती। तो इस किस्म के जो इश्यूज हैं और जो फस्तायत और जुल्म और जबर पाकिस्तान में हो रहा है, इंसानी हकूक की पाबंदियां, ये चीजें पाकिस्तान में फिर सरमायाकारी नहीं करने देती लोगों को। लोग पैसा निकालते नहीं है, दबा के बैठ जाते हैं। तो हुकूमत के पास एक तो ऑप्शन ये होता है कि कोई अच्छी मनसूबाबंदी करे मईशत के लिए। हुकूमत के पास कोई अच्छा मनसूबा नहीं है, जो कुछ हुकूमत ने किया उसमें वो नाकाम रही है। कोशिशें उन्होंने की लेकिन नाकाम रहे, और बड़ी वजह यह है कि हुकूमत जाली है, इस्तेकाम नहीं है, सियासी इस्तेकाम नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो हुकूमत के पास बचता है, उनको फिर वही करना पड़ता है कि वो अपना खसारा काबू करने के लिए भारी भरकम कर्जे लेना शुरू कर दें, बड़े बड़े टैक्सेस लगा दें अवाम के ऊपर, बिजली महंगी कर दें, गैस महंगी कर दें, पेट्रोल महंगा कर दें, जो जरूरत की चीजें जो इंसान ने इस्तेमाल करनी ही करनी है उन्हें इतना महंगा कर दें कि लोग जो है वो खरीदने पे मजबूर होंगे और लोगों की जेब से पैसा निकल के हुकूमत के पास जाएगा, और जो बाकी पैसा रह जाएगा वो हुकूमत कर्जे ले लेगी। तारीख के सबसे बड़े कर्जे अब लिए गए, वजह यह है कि खसारा ही कभी इतना नहीं था जितना अब है, लिहाजा इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। आप चाहे गाली दें, चाहे प्यार करें, चाहे इन्हें गले लगाएं, कुछ भी करें, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। जैसे आईपीपी को आपने पैसा देना ही देना है, ऐसे आपको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब या तो आप कर्जों के जरिए लेंगे, कर्जे आपको एक लिमिट तक मिल सकते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलते, तो कर्जे आप लेते जा रहे हैं। दूसरा, आप चीजों को महंगा करेंगे ताकि उनमें से अवाम का खून निचोड़े, जैसा कि पेट्रोल हो गया, खाने पीने की चीजें जो जरूरी हैं वो हो गई, बिजली हो गई, गैस हो गई, ये चीजें वो महंगी करते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई, हैरान कुन मनाजर थे जनाब। लोगों ने खौफ के बुत तोड़े हैं, बहुत बड़ी तादाद में। आपने देखा कश्मीरी बड़े दलेर लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में निकले और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ इमरान खान के साथ खड़े हो गए। अब ये जो मनाजर हमने देखे हैं, सुहेल अफरीदी गए थे, बाकी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी गए थे, जुनैद अकबर साहब भी गए थे, और इन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर के अंदर ट्रेवल किया, लेकिन इन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर का 8.5 लाख रुपए का बिल है वो अदा किया, उसकी रसीद भी शाया की हुई है। वैसे ऐसी तौफीक किसी और जमात को नहीं होती। तो ये लोग वहां पे गए आजाद कश्मीर में, तो जो मनाजिर है वो देखकर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत खुद भी हैरान रहेगी कि लोग इस तरह निकले इमरान खान के लिए। ये वन साइडेड इलेक्शन है, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतने दे, इसके इम्कानात नहीं है। वो अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, बंद कमरों में बैठ के नवाज शरीफ को और जरदारी को फॉर्म 47 या इस किस्म का कोई फॉर्मूला बना के वो जितवाने की कोशिश करेंगे। वो अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अवाम खड़ी है इमरान खान के साथ, लेकिन वो अवाम के खिलाफ एक दूसरी हुकूमत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहां पे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इसके लिए 1-2 ऑफिसर वहां ट्रांसफर भी किए गए, वो चले गए। लाहौर में इन्होंने बड़ा जुल्म जबर किया था, अब ये वहां चले गए। तो देखिए क्या करते हैं। पीटीआई आजाद कश्मीर की सबसे मकबूल जमात है, लेकिन पीटीआई के पास क्या कोई ऐसा फॉर्मूला या ऐसी हिकमत अमली है कि वो इस मकबूलियत को इलेक्शन की फतह में बदल दे? देखिए ना, अगर बंद कमरे में बैठ के सरकारी अफसरान जो आवाम के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं वो नवाज शरीफ और जरदारी को हुकूमत बनाकर दे दें, तो ये मुमकिन है। इन्होंने पहले भी ऐसा किया है। स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से आजाद कश्मीर में गई नहीं। अगर वहां पे स्ट्रीट मूवमेंट का काम हो रहा होता, ग्राउंड पे बेशुमार नौजवान तैयार होते, तो वो एक फोर्स के तौर पे वो इस्तेमाल हो जाता है कि जनाब ठीक है, हम इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। मकबूलियत का तो फर्क साफ नजर आ गया कि बहुत ज्यादा मकबूल है। इधर पीपल्स पार्टी के कुछ पोस्टर भी वायरल हो रहे थे, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए। अब उनके ऊपर आसिम मुनीर के साथ साथ ये लोग जो है ना, हुकूमती जमातें, वो डोनाल्ड ट्रंप की फोटोज भी लगाती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ये इलेक्शन जितवाएगा। अब ये जूते पॉलिश करके इलेक्शन जीता करेंगे। इस बड़े की तारीफ कर दी, उस बड़े की तारीफ कर दी, सर इतने हुकूमत बनवा दो, उतने बनवा दो, जाली फॉर्म 47 में जारी कर दे। तो यही ऐसा लगता है सिलसिला चलेगा।
شہباز شریف نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو فائنل ہونے جا رہا ہے پی ایس ایل کا، اس میں شائقین کو آنے کی اجازت دی جائے گی. میں نے کچھ سورسز سے کچھ چیزیں پوچھی ہیں.